बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और उसके साथ साथ दूसरों का भी। बस आज मैं बात करना चाहूँगी अपनों और दूसरों दोनों के ख्याल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात यही है व्यूअर्स कि एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के बारे में केयर करना एक बड़ा खूबसूरत और एक बड़ा प्यारा अमल है। आज जुम्मे का बाबरकत दिन भी है, तो आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप तो हर लम्हे हमारे दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। सो बात करते हैं आज तोहफ़ों की। तोहफ़ों की क्या अहमियत है, गिफ्ट्स की। होता ये है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तोहफ़े देने से या गिफ्ट्स देने से प्यार बढ़ता है, या तोहफ़े देना एक बहुत अच्छा अमल है, डेफिनेटली है, लेकिन उसकी भी कुछ डिमांड्स और उसके भी कुछ तकाज़े होते हैं। पिछले दिनों मैं कहीं पे बैठी हुई थी तो बात हो रही थी, तो किसी ने घूम के कहा, हाय अल्लाह उसकी तो बात ही ना करो, हर मौके पे इतने फजूल गिफ्ट्स देती है वो कि मतलब तौबा। तो मैंने मुड़ के देखा और मैंने कहा अच्छा, जिसकी बात हो रही थी, मैंने कहा अगर वो आपको फजूल गिफ्ट्स देती है तो आप किस किस्म की चीज़ें उसको नॉर्मली देती हैं? कहती है जो भी इधर उधर पड़ा हुआ होता है, मतलब अगर कोई बर्थडे पे किसी ने परफ्यूम दिया हुआ, कोई सूट पड़ा हुआ, तो वो फिर मैं आगे गिफ्ट कर देती हूँ। तो मैंने कहा आप आगे अगले को वो दे रहे हो जो आपको नहीं पसंद, लेकिन आप उम्मीद रख रहे हो कि दूसरा बंदा आपको ऐसी चीज़ देगा जो आपके पसंद की होगी। एक बात। दूसरी बात व्यूअर्स, तोहफ़ा क्या हम सिर्फ इस नीयत से देते हैं कि हमें वापस क्या मिलेगा? तो इससे तो कई गुना, हज़ारों करोड़ों गुना बेहतर ये है कि अगर कोई ऐसा तोहफ़ा है जो आपने किसी को दे रहे हैं इस नीयत से कि शायद आपको भी वापस मिले, तो बेहतर है आप अपने आप को ही वो तोहफ़ा दे दें। क्योंकि दूसरे को चीज़ देना और फिर ये उम्मीद रखना कि अगला भी मुझे उसी टाइप की या उससे बेहतर चीज़ देगा, तो ये ज़्यादती है। अगर आपने गिफ्ट, देखिए गिफ्ट देना, तोहफे देना, रिसीव करना, उनके भी कुछ आदाब हैं, कुछ तरीके हैं। ऑल्सो तोहफ़ा अगर देना है तो उसके पीछे नीयत बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहले तो अच्छी साफ़ सुथरी नीयत से दें और अगले के लिए वही पसंद करें जो आप अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हैं। ये तो बात अंडरस्टूड हो गई। फिर अपनी औकात के हिसाब से तोहफ़ा दें, दूसरे की औकात के हिसाब से नहीं। अगर एक बंदा अरबपति है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अरबों का जाके उसके लिए तोहफ़ा ख़रीदें, आपकी तो कमर टूट जाएगी। आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी सर्कमस्टांसेस है, उस हिसाब से तोहफ़ा दें और दूसरे को भी यही करना चाहिए। ऐसे भी होता है कि एक इंसान बहुत अमीर है लेकिन आगे जिसको तोहफ़ा देना है वो इतना फाइनेंशियली सेट नहीं है, या शायद घर में काम करने वाला वर्कर है या वटेवर, तो उसको फिर उसके हिसाब से बड़ी सस्ती या गैर मयारी चीज़ दे दी जाएगी। सो व्यूअर्स, ये बात बड़ी गलत है। तोहफ़ा अपने स्टेटस, अपने स्टैचर के मुताबिक और अच्छी चीज़ देनी चाहिए। साल में एक तोहफ़ा दे दें, बहुत अच्छा दे दें, ना कि 10 बेतुके फजूल चीज़ें आप किसी को गिफ्ट करें। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है व्यूअर्स कि मेरे हस्बैंड को कोई चीज़ पसंद आती है, अब वो ज़रा महंगी होती है, तो मैं वो चीज़ अगर ख़रीद भी लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं कहती हूँ जानी ये अब बर्थडे का और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी दोनों का प्रेजेंट है। बड़ी चीज़ होती है जिस तरह मोबाइल वगैरह, इस तरह की चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। अगर आपने इस तरह का कोई गिफ्ट दिया तो चलो आपने कहा कि भाई ये वेडिंग एनिवर्सरी और हमारा बर्थडे, आपकी बर्थडे दोनों का गिफ्ट है, तो एक चीज़ उस तरह कवर हो जाती है। महंगी चीज़ अगर आपने किसी को देनी है, आपको नहीं समझ आ रही, कुछ फ्रेंड्स के साथ जमा होकर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। फजूल चीज़ किसी को देना या ऐसी चीज़ देना जो किसी के काम की नहीं है, किसी के इस्तेमाल की नहीं है, बल्कि मतलब अगले ने देख के उसको अपसेट ही होना है कि ये मुझे क्यों दी है। अच्छा, बड़ी दफ़ा लोग तोहफे अगले को चिढ़ाने के लिए भी देते हैं कि उसने मुझे बुरी चीज़ दी तो मैं भी अब उसको उतनी ही बुरी चीज़ दूंगी। मैंने तो पिछले दिनों ये भी सुना कि एक खातून ने अपनी सहेली को जोड़ा गिफ्ट किया, बहुत ही बदसूरत, बहुत ही बुरा, मतलब वो जेन्युइनली बहुत बुरी चीज़ थी, मैंने खुद भी उसको देखा। जिसको दिया उसने क्या किया, उसने उसकी सालगिरह पे उसको वो वापस दे दिया गिफ्ट। तो व्यूअर्स, तोहफे तो प्यार बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, लड़ाइयाँ फड्डे करने के लिए तो नहीं दिए जाते। और तोहफे को तोहफा समझ के अगर आगे पास ऑन किया जाए तो क्या वो बेहतर बात नहीं है? हम क्यों अपने आप को टॉर्चर करते हैं और अपनी ज़ात को गलत डायरेक्शंस में लेके जाते हैं? तोहफा देने के पीछे आपकी नीयत क्या है? अक्सर ख़ास मौके पे दूसरे इंसान की
खुशी को बढ़ाने के लिए या किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए। कोई हज करके आता है, आप हज की मुबारक देने के जाते हैं, उम्र की मुबारक देने के लिए जाते हैं, कहीं मंगनी शादी हो जाती है उसकी मुबारक के लिए आप तोहफे देते हैं, बर्थडेज होती हैं। व्यूअर्स, कहने को तो हज़ारों लाखों करोड़ों ओकेजन्स हैं, इतने मौके हैं कि कोई हद नहीं है उनकी। तो आपने जिस मौके को अप्रिशिएट करना है उसको ज़रूर करें, लेकिन अच्छे से करें। और मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि और कुछ नहीं समझ आती तो बेशक अगर इतना आपका करीबी ताल्लुक है तो पैसे दे दे गिफ्ट, अगला अपनी मर्जी से कोई चीज़ ले लेगा। मुझे पता नहीं क्यों ये और लगता है कि हम गिफ्ट की अगर बात करें तो लोग हमेशा औखी औखी चीज़ों की तरफ जाते हैं। अगर सिंपल चीज़ की तरफ भी जाना है, आपको पता है अगले को चॉकलेट पसंद है, अच्छी सी कोई चॉकलेट या कैंडीज अगले को ले दे। फूल, लेकिन फूल भी अगर लें तो अच्छे फूल लें, वो जो गत्ते के साथ लाल चिपके हुए होते हैं फूल, गुलाब, आपको भी पता है मुझे भी पता है, वो झाड़ू के कानों के ऊपर लगे हुए होते हैं, वो फूल एक दिन भी नहीं चलते, वो लगाने जोगे भी नहीं होते। तो अगर फूल भी दे रहे हैं, चाहे अपने बाग में से उतार के दे दे, लेकिन ऐसे दे जो कम से कम थोड़ा चल तो जाए। फूल नहीं देने तो बेशक कोई पौधा ले जाए किसी के घर। पिछले दिनों मेरे गेस्ट आए, वो मेरे लिए एक पौधा लेके आए गिफ्ट, मुझे इतना अच्छा लगा। अच्छा, अगर आप ड्रेसेस की बात करें, जूतों की बात करें, हज़ार चीज़ें आप तो, अच्छा पहले ऐसे होता तो लोग कहते तो जूता गिफ्ट ही देना चाहिए। ऑब्वियसली क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली के साथ तो अगर आप जूतों वाला सिलसिला रख भी देते, जूता भी गिफ्ट दे देते तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट तोहफा ऐसा होना चाहिए कि अगले को जब मिले तो उसको महसूस हो कि उसको कोई अच्छी चीज़ दी गई है या अगले ने उसके बारे में सोचा है। और अगेन, तोहफा महंगा होना ज़रूरी नहीं है, गिफ्ट का महंगा होना बहुत ही गैर ज़रूरी चीज़ है। मैं घर पे हूँ, मेरी फ्रेंड की तरफ मैंने शाम को जाना है, मुझे पता है उसको ब्राउनीज़ पसंद है एक ख़ास किस्म के, मैंने वो ब्राउनीज़ घर पे बना लिए, उनको बॉक्स में डाल दिया, उसके लिए गिफ्ट के तौर पे लेके अच्छी सी उसकी रैपिंग करके। कितना खर्चा हुआ? 1000-1500 का मैक्सिमम, लेकिन अच्छा सा आपने अपने हाथ से बना हुआ एक गिफ्ट दे दिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड मशल पीरज़ादा है। मशल अक्सर जो है, मैं मुझे जब डाउन होती हूँ या सैड होती हूँ, उसको कहती हूँ यार बहुत डिप्रेशन हो रही है, तो वो क्या करती है, वो मुझे भेज देती है अपने हाथ से बना हुआ क्रंची ग्रेनोला, वो खुद बनाती है, वो और इतने प्यार से वो भेजती है, वो बनाती है, फिर वो जार में डालती है, जार के ऊपर लेबल लगाती है कि चॉकलेट वाला ग्रेनोला है, ये सिर्फ ओटमील और नट्स वाला ग्रेनोला है। मतलब एक लाड होता है ना व्यूअर्स, तोहफा तो लाड करने का तरीका है, उसको लड़ाई का बेस ना बनाएं, उसको एक अनप्लेजेंट चीज़ ना बनाएं, उसमें फड्डे ना करें। ये व्यूअर्स बहुत गैर ज़रूरी चीज़ है। मोहब्बतें बांटें, और मोहब्बत बांटने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप मतलब कोई प्यारी कोई पते की चीज़ दे दें। मेरी एक दोस्त है, वो एक दिन बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि अमीर हमज़ा की जो कहानियाँ हैं वो मुझे नहीं मिल रही, वो मैंने अपने बच्चों के लिए लेनी थी। अच्छा, मुझे पता था एक ऐसी जगह जहाँ से मिल जाती है। मैंने उधर फ़ोन किया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास एक सेट पड़ा हुआ है, 2500 रुपये का था वो सेट। वो मैंने ख़रीद लिया। उसकी बच्चों की जब उसकी बेटी की जब बर्थडे आई तो वो और छोटा सा एक और गिफ्ट मैंने दे दिया। उसने, खातून ने मुझे फ़ोन करके इतनी दुआएं थी, कहती है चुकन मुझे ये मिल नहीं रही थी, और मैंने कहा आपने मेरे सामने बात की थी, तो क्योंकि आपकी बेटी की सालगिरह 2 हफ्ते बाद आ रही थी तो मैंने सोचा कि उसी पे उसको गिफ्ट कर दूँगी, तो वो मैंने मंगवा ली, उसको दे दिया। व्यूअर्स, इतना 2500 रुपये इतना कोई महंगा नुस्खा नहीं था, लेकिन उससे एक जेस्चर हो गया कि भाई तुम्हारी कही भी बात मैंने सुनी, मैंने सोचा कि मैं उस चीज़ को पूरा करूं, और एक तोहफे के तौर पे मैंने तुम्हें वो चीज़ दे दी। सो व्यूअर्स, दोस्तियां, रिश्तेदारियां, मोहब्बतें, प्यार बढ़ाने का बड़ा अच्छा तरीका है तोहफे देना, और फिर तोहफे लेने का भी एक तरीका है। अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, चाहे वो कैसा भी गिफ्ट दे, शुक्रिया अदा करना। जब मौका मिले तो अगले को भी कोई गिफ्ट देना। अब ये नहीं कि जैसे ही आपको किसी ने गिफ्ट दिया आप उसी वक्त उसके मुंह पे गिफ्ट वापस मार दें, ऐसे नहीं होता। फिर उनके किसी मौके, उनके किसी ओकेजन पे भी आप ज़रूर गिफ्ट दें। अपनी हैसियत, अपने हिसाब से तोहफ़ा दें। ये नहीं कि अगले ने मुझे 500 रुपये की चीज़ दी तो मैं भी अब इसको 500 रुपये से ज़्यादा की चीज़ नहीं दूँगी। इन चीज़ों में हमने नहीं पढ़ना। हमने अपने अमाल, अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखना है। और अगर कोई आपको बार बार भी बुरे गिफ्ट देता है या ऐसे गिफ्ट देता है जो आपको नहीं पसंद, आपने फिर भी अगले को अच्छा तोहफ़ा देना है। नहीं देना तो ना दें, लेकिन इंसल्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ को बुरा ना बनाएं। मेरा आज का मैसेज और रिक्वेस्ट आपसे यही है। आज हम बात भी करेंगे हुस्न अखलाक पे, और उस पर जब डिस्कशन होगी तो उसमें ऑफ कोर्स ये तोहफे वाली बात भी आएगी, क्योंकि एक और बड़ा खूबसूरत तरीका, एक अखलाक की एक पॉजिटिव चीज़ यही है कि आप लोगों को तोहफे दें, उनको अप्रिशिएट करें, एफ़र्ट्स करें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पे 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। किचन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक।
आज तो बहुत मैं ब्राइट और आप हाँ म्यूटेड लुक के साथ चल रही हैं। बिल्कुल, वो अच्छा हो गया ना जरा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आज हम बात कर रहे हैं तोहफों की। बिल्कुल। आपने नोटिस किया फ्रेंड्स अक्सर ये करती हैं एक दूसरे के साथ, या नंद और जिठानी, लाइक इस मतलब इस किस्म की चीज़ बड़ी होती है कि एक ने किसी को कुछ दिया तो दूसरे को वो पसंद नहीं आया, तो अगले ने फिर अगली बार उसको तोहफा दिया तो जान के गंदा तोहफा दिया। 110% आप बात सही कर रही हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो बिल्कुल ऐसे करती है। चाहे आपको पता है कि वो लोगों के घर आना जाना है, उसको पता भी है कि वो कैसी चीज़ अगला पहनता है, लेकिन उसने जो लीस्ट चीज़ होगी ना, लीस्ट वो आके देगी, तो बंदा उस वक्त ये सोचता है, जब वो तोहफा खोलता है तो वो कहता है यार इससे बेहतर था तुम ना ही देती। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना फ्रेंड्स में, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको इनवाइट नहीं। ये होता है कि मैं जरा सेंसिटिव उन चीजों के बारे के लिए मगरों लाने वाला तोहफा ना दो, बिल्कुल नहीं होना वो जो कहते हैं ना दबाओ। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने कहीं ट्रैवल किया तो आप सबके लिए कोई टोकन ले आए या मोमेंटो ले आए, लेकिन मौकों के ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि कोई अच्छी चीज़ दे दे, कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे दे, चाहे अगले की एग्जैक्ट पसंद की ना हो, लेकिन कम से कम उसका मयार तो अच्छा हो। ताकि मैंने क्या कहा कि आप देखिए आप शेफ हैं, है ना, इतना ज्यादा रख रखा नहीं किया जाता, मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बंदा रोजी रोटी भी साथ साथ कमानी है, घर भी चलाने हैं। बिल्कुल। सो आप शेफ हैं, आपने ब्राउनीज बनाए, 4 उसके बॉक्सेस बनाए, अपनी 4 फ्रेंड्स को भेज, बिल्कुल ऐसा ही, या कुछ भी ऐसी कोई ईद का मौका हो गया, कोई ओकेजन हो गया, बर्थडे पे अगर किसी की जा रही हैं तो बर्थडे का केक आपने तैयार कर दिया कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तोहफा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही। कपकेक्स ले जाएं बना के, देयर आर 100 थिंग्स वी कैन डू व्यूअर्स। लोग कहते हैं कि यार बड़ा महंगा हो गया सारा कुछ, भाई वो जो नॉर्मल कपकेक्स आजकल आपको पैकेट्स वाले मिल जाते हैं, 12-12 का आपको डब्बा मिल जाता है और वो बड़े सस्ते से होते हैं, वो आपने रखे, उस पर आपने फ्रॉस्टिंग कर दी, थोड़ा सा आपने उसके ऊपर स्प्रिंकल्स कर दिए, वो आपने एक अच्छी सी ट्रे में रख के किसी के घर गिफ्ट ले गए और उनको कहा कि जी ये मैंने आपके लिए बच्चों के लिए बनाया, एक पे चॉकलेट, आधों पे चॉकलेट आइसिंग कर दे, आधों पे पिंक आइसिंग कर दे। एक अच्छा ऑप्शन है डोनट्स का, एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप डोनट्स कर सकते हैं। और मैं जो मेरी अपनी पर्सनल आदत है, मेरी ये आदत है कि अगर मैं किसी को तोहफा देती हूँ तो बिल्कुल मैं वो ही अपने आप को मद्देनज़र रखे हुए तोहफा देती हूँ कि अगर ये चीज़ मुझे मिलेगी तो मेरा क्या रिएक्शन। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, जो बहुत करीबी रिश्ते होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मेरे हस्बैंड जो है ना, हमेशा जब किसी को गिफ्ट देते तो कहते मैं फ़लाँ को बुक दूंगा। मैं कहती, मैंने कहा जानी अगले ने 10 साल में किताब नहीं उठाई, किताबें आपको बहुत पसंद है, उन्होंने सिर्फ रख देनी है, और वो किताब किसी के काम की नहीं होनी। बिल्कुल ज़रूरी तो नहीं बेहतर ये है कि उस शख्स को फॉर एग्जांपल मीठे का बहुत शौक है, तो ऐसा कर लेते हैं कि किसी जगह से, किसी बेकरी से एक बास्केट बनवा लेते हैं उनके फेवरेट मीठों की, उनको वो देते हैं। तो जो आपने 4-5 हज़ार की किताब उनको गिफ्ट करनी है, 4-5 हज़ार रुपए की एक आप खाने की बास्केट बना दे। देखिए अगले के हिसाब से भी, एक तो अपने औकात के हिसाब से, यानी कि आप जो अफोर्ड करते हैं उस हिसाब से दें। ये नहीं कि अगला अगर आपके सामने अमीर नहीं है तो आपने उसको बहुत ही कोई डिग्रेड गंदी सी डिग्रेड करने के लिए तोहफा दिया, तोहफा फिर अच्छा दे। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगले को उसके हिसाब से प्रेजेंट दे। एग्जैक्टली, ताकि वो आने वाले वक्तों में उसको यूज भी कर अब सके। आपको पता है कि आपकी सहेली है, वो एक ही परफ्यूम लगाती है, बचपन से वो एक ही लगा रही है, आप उसको वो परफ्यूम दे दे जो आपको आपकी किसी फ्रेंड ने दिया था, आपको पसंद नहीं है, तो भाई आपको नहीं पसंद तो आप उसको क्यों दे रही हैं? उसको जो पसंद है चीज, करीबी रिश्तों में माँ बाप, भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड्स, उनमें एहतियात करनी पड़ती है। उनमें आप सिर्फ अपनी पसंद की चीज नहीं दे सकते, बिल्कुल आपने उनकी पसंद की चीज देनी है, क्योंकि आप इस बड़े इन रिश्तों में बड़े टची हो जाते हैं आप बेसिकली। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा आज आपने अपने मोनोलॉग में कि रेस किया है ये बात कि जो चीज़ हो वो उसी तरह से जो है, जैसे कि इतने आपने अदर ऑप्शंस दे दिए, मीठे में बता दिया, या कोई परफ्यूम मैं तुम्हारी आप ही हूँ, राइट? अब आपको पता है कि मैं ब्राउन्स और डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती, बिल्कुल। आप अब मुझे डार्क मैरून लिपस्टिक गिफ्ट कर देते हो, वो आप जरूर पहनते हो और वो आपको बहुत सूट करती है माशाल्लाह, लेकिन मैं नहीं पहनती। और आप और मैं इतने करीब हैं कि आप मुझे डार्क ब्राउन लिपस्टिक दे देंगी तो मैं ये सोचूंगी कि और ये मेरे साथ मैं ये सोचूंगी कि ये अनम के ने अपने लिए ली थी और मुझे दे दी, इसने मुझे दे दी। बिल्कुल। सो बात ये है कि जहाँ रिश्ता इस किस्म का होता है, बहनों वाला, फैमिली वाला, बड़ी मतलब किसी क्लोज, तो क्लोज, तो वहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है। अच्छा, आज आप किचन में क्या बनाएंगी? मेन्यू की तरफ, मैं रेसिपी की तरफ बाद में जाऊंगी। बिल्कुल, आज हम बनाएंगे स्पेगेटी बोलोनीज,
और साथ में हम बनाएंगे उसके ऑन साइड सर्व करेंगे हम गार्लिक ब्रेड के साथ उसको। Awesome. तो हम इसको बेसिकली 2 तरह से सर्व करेंगे। मैं आपको दोनों ऑप्शंस दे दूंगी कि आप इसको किस तरह से सर्व करते हैं, और वो मैं आपसे अगली ब्रेक में लूँगी ऑप्शंस। अभी ब्रेक में जाते हुए, आज व्यूअर्स अलहाज खुर्शीद अहमद साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बहुत ही ब्रिलियंट और रेनाउंड नात ख्वां सना ख्वां थे। 1 जनवरी 1956 को आप पैदा हुए। जब आप स्टूडेंट थे तभी आपको नात ख्वानी का शौक़ पैदा हुआ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपने नातें पढ़ी। अगर फेमस नातों की बात करें कलाम की, तो ये सब तुम्हारा करम है आका, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, जैसी बेशुमार और बहुत ही खूबसूरत नातें आपके क्रेडिट को जाती हैं। उर्दू के अलावा बंगाली ज़बान में भी आपने नात ख्वानी की। पीटीवी से बेहतरीन नात ख्वां होने पे आपने अवार्ड भी हासिल किया। गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। 30 अगस्त 2007 में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। दुआ है कि अल्लाह पाक अलहाज खुर्शीद अहमद को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्पैगेटी बोलोनेज़ की रेसिपी ऑन ग्राउंड आपको बनानी सिखाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप सोच रहे होंगे मुस्कुरा क्यों रही हूँ। वैसे तो जुम्मे का दिन है तो मुस्कुराना बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि एज़ यूजुअल मेरे सामने ही रख के मैश कर दें। मेरा और कोई काम नहीं है ना इस दुनिया में तुम्हारे काम करने के अलावा। देखें नहीं देखें क्या, वही बात मुझे आप नहीं। जब किचन में आती हैं जुगन आपी, तो मुझे तो आपको एक कतरा पसीना नहीं आता, एक कतरा पसीना नहीं आता और आपको ऐसा लगता है कि सेट पे एसी चल ही नहीं रहे। तो ये आज हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं स्पैगेटी बोलोनीज़, और इसके साथ जो है हम बनाएंगे ऑन साइड गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड की रेसिपी जो है मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मेन जो आज हमारी इम्पॉर्टेंट रेसिपी जो है वो है स्पैगेटी बोलोनीज़। बेसिकली ये एक रेड सॉस पास्ता है, तो इसकी जो सॉस है बेसिकली वो रेड सॉस में कन्वर्टेड है। तो आप इसकी रेसिपी जो है वो बहुत ही आसान और क्विक बनने वाली रेसिपी है, और ये बेसिकली जो है इटालियन और कॉन्टिनेंटल का बेसिकली फ्यूजन है। अब देखिए ना, गार्लिक ब्रेड आप सबसे पहले जो है उसके ऊपर ये गार्लिक वगैरह लगा के उसको असाइड कर सकते हैं। मुझे गार्लिक ब्रेड की चीज़ें दे दो जी बिल्कुल, ताकि मैं सबसे पहले गार्लिक ब्रेड को जो है वो कर लूँ। ये लहसन है जी, लहसन और ये इसमें फ्रेश कोरिएंडर आप ऐड करेंगी और नमक, और ये इसके अंदर जो है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हम ऐड करेंगे इसके अंदर। उसका बड़ा अच्छा सा जो है एक फ्लेवर, हाँ जी, थोड़ी सी दरा मिर्च जाएगी इसके अंदर। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि हम सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल लेकिन लहसुन भी तो है ना, तो वो आपको पता ना हो तो बिल्कुल ही फिर बिल्कुल उसका कोई भी जायका नहीं आता। ये नमक चला गया इसके अंदर, और ये जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च की ज़रूरत नहीं है, अब आपने धड़ा मिर्च डाल। अच्छा चलें ठीक है, अगर ये ऑप्शनल है आप डालना चाहे तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप इसमें थोड़े से मैं मिक्स हर्ब्स ऐड करूँगी, तो मिक्स हर्ब्स जब गार्लिक और बटर मेल्ट होता है तो वो जब उसके ऊपर जो ब्रेड पे बहुत अच्छा सा जो है एक फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसके अंदर जाएंगे मिक्स हर्ब्स। आप सारी जो है सिर्फ ऑरिगेनोज भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है कि आप मिक्स हर्ब्स ही ऐड करें। अच्छा, कल एक्चुअली मैं मार्केट में गई थी तो मुझे गार्लिक ब्रेड जो है वो कहीं से भी नहीं मिली, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिल्कुल बड़े बड़े स्टोर से। लेकिन फिर मैंने उसका ऑल्टरनेटिव सोचा कि हम क्यों ना ये छोटे जो बन्स हैं हमारे, जो मिनी डिनर रोल्स होते हैं, आप उनके साथ जो है उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये आपको कट कर देती हूँ, सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से, और कट करने के बाद जो है हम इसको अपनी ट्रे में ले आती हूँ, 1 मिनट, उसमें हम इसको असेंबल कर लेंगे। आप मुझे ट्रे दे दो, मैं और फिर आप अपनी रेसिपी बताना, फिर वहाँ पे मैं आपका वो स्टार्ट कर दूंगी। बिकॉज बात ये कि अगर आप पहले ही ना व्यूअर्स गार्लिक ब्रेड को रेडी करके अवन में रख देते हैं, अब आपने जब भी इसको बेक करना है आप उसको बेक कर देना। जी, और अवन जो है मैंने प्री हीट किया हुआ है 250 डिग्री के ऊपर, और ऊपर वाली ग्रिल जो है स्टार्टिंग में मैंने दोनों ग्रिल ऑन करूँगी, और फिर कुछ मिनट के बाद जो है सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल को ऑन कर देंगे, ताकि अच्छे से जो है हमारी ब्रेड जो है वो थोड़ी सी क्रंची फॉर्म में हो जाए। इस तरह से जो है सारे डिनर रोल्स जो है, मैं 2 तरह के डिनर रोल्स लिए हैं, राउंड फॉर्म में भी हैं और जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म में जो डिनर रोल्स होते हैं वो भी हैं। तो ये जो है दोनों ऑप्शन, अगर आपके पास गार्लिक ब्रेड फॉर एग्जांपल अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो अच्छा, मैं ना ज़रा गार्लिक और बाकी चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखती हूँ उसके अंदर, चंकी टाइप। बिल्कुल। अगर आप चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। और इसको जब गार्लिक जो है मैंने इसको थोड़ा सा जो है पहले, बेटे मुझे छुरी दे दे कोई और, ताकि मैं उसको लगा लूँ सही तरीके से। सबसे पहले जो है गार्लिक को बेसिकली मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर, अगर आप घर में ऑलिव ऑयल है बहुत बेहतर है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप उसके अंदर उसको रोस्ट कर लें और बिल्कुल लाइट रोस्ट करना है ताकि आपके जो है गार्लिक बेसिकली वो सॉफ्ट हो जाए। हमें गार्लिक को सॉफ्ट करना है, हमने उसको क्रिस्पी नहीं करना। जैसे ही वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपने उसको बटर में मिक्स कर देना है। आप जो चाहें तो फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर सकते हो उसके अंदर, या फिर आप पार्सले ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ऑप्शन। अच्छा, एक और चीज़, बहुत ज़्यादा मक्खन नहीं लगाना जी, मैंने इसीलिए ऑलमोस्ट हाफ मक्खन लगाया है, सारा नहीं, ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स के करीब आपने अभी यूज़ किया। होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा बटर किसी भी ब्रेड के ऊपर डाल देते हैं ना, वो अंदर से क्रंची की जगह जी सॉगी हो जाती है, सॉगी हो जाती है जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये हो गए हमारे सारे डिनर रोल्स यहाँ पे रेडी। इसको कर लेते हैं यहाँ से। अब आप अपनी उस रेसिपी की तरफ आ जाएं। बिल्कुल। अब जो हमारी रेसिपी है वो है जी हमारी स्पेगेटी बॉलोनीज़। स्पेगेटी बॉलोनीज़ के लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे जो मिन्स है उसका, चिकन का कीमा हम यूज़ करें। आप चाहें तो इसके अंदर बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। बीफ का कीमा जो है, और इसके अंदर जो कीमा आप यूज़ करेंगे वो हम हाथ का बना हुआ कीमा जाएगा या सिंगल मशीन से निकला हुआ कीमा इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो ऑयल। अच्छा, इसी ऑयल के अंदर ही पहले मैंने गार्लिक को सौते कर लिया था, तो वही ऑयल मैं दोबारा से यूज़ करूँगी। उसमें बड़ा ही अच्छा सा जो है एक गार्लिक फ्लेवर आ जाएगा। इसमें मैं तकरीबन 2 साइज़ के नॉर्मल साइज़ के जो है अनियंस, उनको चॉप करके जो है मैं ऐड करूँगी। जैसे ही ये हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, मतलब कि हल्के हल्के वाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है मैं इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर दूँगी और उसको जो है हम इतनी देर कुक करेंगे कि मीनवाइल जो है बीफ का कीमा, जी बिल्कुल बीफ का कीमा भी हो सकता है, कि मीनवाइल ये हो जाए कि आपका जो चिकन का कीमा है वो अपना पानी जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दे। जैसे ही वो पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा अपना, तो हम उसके अंदर जो है सारी सीजनिंग ऐड करेंगे। अच्छा, सीजनिंग में बहुत सिंपल है, इसके अंदर जाएगी सॉल्ट जाएगा, इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर जाएगा, साथ में इसके अंदर जो है रेड चिली जो क्रश वाली है वो दरा मिर्च जो होती है वो ऐड करेंगे, साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। मसालों के साथ कीमे को थोड़ी देर जो है वो कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम एक जो है पास्ता सॉस मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल है, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप जो है 4 से 5 टमाटरों को ब्लांच कर लें। ब्लांच करने के बाद उसमें एक गार्लिक क्लोव और एक जो है हरी मिर्च को डालकर उसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद जो है उसको थोड़ी देर कुक करेंगे, वो थोड़ा सा थिक फॉर्म में आ जाए। जब वो थिक फॉर्म में आ जाए तो आप उसमें लास्टली सॉल्ट और मिक्स हर्ब्स डालकर उसको रेडी कर सकते हैं। तो आपकी एक पास्ता सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह से जो है हम फिर उसके अंदर ऐड करेंगे पास्ता सॉस के साथ थोड़े से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमेटोज़ के चंक्स ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें जो है साबुत टमेटो जो है आपको थोड़ा थोड़ा जब आप उसको सॉस में खाते हो तो वो उसका बड़ा अच्छा सा जो है एक फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से बस और 1-8 मिनट जो है हम इसको कुक करेंगे। और कुक करने के बाद जो है मैं इसके अंदर चिकन का कीमा है जो कि मैंने ½ kg के करीब यूज़ किया है। अच्छा, इसकी जो बेसिकली रेशो है वो है 1 पैकेट हम स्पेगेटी का यूज़ करें और ½ kg जो है वो चिकन मिन्स है। तो आप उस हिसाब से जो है अपनी रेसिपी को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो अब ये अनियन जो है हमारा थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये जो चिकन मिन्स है और इसको डालकर जो है हम अच्छी तरीके से थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि ये जो है अपना अच्छा सा जो है वो पानी को रिलीज़ कर ले। तो जैसे ही इसका पानी जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर सारे जो है वो मसाला जात वो ऐड करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अलग से स्पेगेटी को कुक करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसके अंदर जो है फाइनली गार्लिक को चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद उसको लाइट गोल्डन करेंगे और उसके बाद उसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। साथ में इसमें सॉल्ट जाएगा, थोड़ा चिकन पाउडर जाएगा और इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी ब्लैक पेपर फ्लेवर के लिए। लास्टली मैं इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर ऐड करूँगी सिर्फ और सिर्फ कलर ब्रेक करने के लिए स्पेगेटी का। और हम अपने जो है स्पेगेटी को अलग से ऐसे रेडी कर लेंगे। अब हमारी दोनों देते हो बेटा जी। अब हमारी हमने टेल एंड पे है अपनी वो जी करने पे, इसको ओवन में अब बस हम डालने लगे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स। देखिए, ये चीज़ आप बड़े आराम से बच्चों के ज़िम्मे लगा सकते हैं कि बेटे आप करें। बिल्कुल।
आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो अगर बच्चों को आप ये काम दे देते हैं करने के लिए, तो आपका काम भी बड़ा आसानी से हो जाता है और आप कंफर्टेबली जो है वो अपनी दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। एग्जैक्ट राइट। तो इसी तरीके से जो है अभी आप ये देखें कि ये जो चिकन मिन्स है ये थोड़ा चंकी है और हमें इसी तरह से ही चंकी फॉर्म में ही बेसिकली कीमा चाहिए। अब ये देखें जी कीमा जो है जैसे ही अपना कलर बदलना स्टार्ट हो गया है और अब ये 1 आध मिनट में जो है इसका जो वाटर कंटेंट है इसके अंदर से वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो मसाले ऐड कर दूंगी। अच्छा, इस मसालों के अंदर जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस जाएगी और साथ ही में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 to 2 टेबलस्पून विनेगर के। और उसके बाद जो है हमारा चिकन मिन्स वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। पास्ता हमारा एक तरफ रेडी हो गया। अब बारी आ जाती है इसकी असेंबलिंग की। असेंबलिंग के लिए पहले हम एक प्लेटर लेंगे और उसके अंदर राउंड फॉर्म में हम स्पेगेटी को ऐड करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा जो है बॉलोनीज सॉस डालेंगे। अच्छा, आप चाहें तो उसके ऊपर जो है पामेजान चीज़ वो आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, ऑप्शनल है क्योंकि मैं इसलिए उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। बटर था ना वो इसमें डाल दिया है। व्हाई? बिकॉज देखिए इट्स जस्ट बटर। बिल्कुल, वो उसमें कोई वो नहीं है और बटर से तो वैसे ही फ्लेवर आता है ज़्यादा। बिल्कुल। सो अगर आपका गार्लिक ब्रेड का भी बटर रह जाता है तो आप बड़े आराम से उसको इसके अंदर डाल सकते हैं। बिल्कुल भूनना ही है ना जी। और उसके बाद जो है आपने उसके ऊपर पामेजान चीज़ को श्रेड करके आप उसके ऊपर डाल लें, या अगर आपको चेडर चीज़ वैसे उसके साथ जस्टिस नहीं करती, ज़्यादा जस्टिस उसके साथ जो है बेसिकली पामेजान चीज़ ही करती है। लेकिन अगर आप नहीं भी डालेंगे तो ये जो है वो कोई मसला नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो चीज़ अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करें, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसको स्किप कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक्चुअली अपनी जिंदगी खुद मुश्किल बनाते हैं। बिल्कुल। वो जी ऑलिव्स नहीं है तो मैंने नहीं करना। बनेगा ये। भाई क्या मसला है? बिल्कुल। मतलब आपने अपनी चीज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, अपनी जेब के हिसाब से लेके चलना है। अब बहुत से लोग हैं जो पास्ता बनाते हैं, अगर गोश्त नहीं अवेलेबल होता या वेजिटेरियन नहीं होते तो खाली पास्ता सॉस बना लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर बेसिकली ऐड किया है सॉल्ट है, इसमें ब्लैक पेपर है और थोड़ी सी रेड चिली क्रश है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, तो आप चिकन पाउडर जो है वो मस्ट ऐड करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। लेकिन फिर नमक उस हिसाब से। हाँ जी बिल्कुल, नमक उस हिसाब से डालें। तो दूसरी साइड पे भी जो है हम फ्लेम को कर लेते हैं ऑन और आप जो है उसकी दूसरी साइड पे पास्ता को रेडी कर लेते हैं। बात ये है कि देखिए स्पगेटी बोलोनेज़ एक ऐसी चीज़ है जो लोग कहते हैं कि पता नहीं कितना औखा या मुश्किल काम होगा बनाना। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बिल्कुल, इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी इजी थिंग टू मेक। बिल्कुल, बहुत आसान। और ये जो है आप बेशक इसकी जो बॉलोनीज़ सॉस है वो बनाकर जो है वो आप लाइक फॉर 1 or 2 वीक जो है उसको सेव भी कर सकते हैं कि जब आपका दिल करे आप अपना पास्ता जो है वो रेडी करें और आप उसको बना सकते हैं। तो ये भी एक आपके पास जो है ऑप्शन है कि अगर आपको टाइम आपके पास शॉर्ट है बहुत ज़्यादा तो आप इस तरह से भी जो है बॉलोनीज़ सॉस रेडी करके फिर जब कभी आपका दिल करे थोड़ा सा पास्ता आपने बॉईल किया और उसके अंदर आपने जो है स्पगेटी बोलोनेज़ यूजुअली बीफ के साथ होता है जी, यूजुअली बीफ के साथ होता है। बट बिकॉज वो वाली चीज़ है कि कभी बहुत से लोग आप कहते हैं कि जी चिकन में, तो हम आपको चिकन का भी ऑप्शन बता रहे हैं, बीफ का। ऑब्वियसली अगर आपने बीफ या मटन में बनाना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छी तरह आप उसको भून लें उसको। बिल्कुल, ये जो क्योंकि वो बीफ की भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब आप बीफ में बनाएं तो बेहतर ये है कि आप जो है बिल्कुल फ़ैट फ्री जो है बीफ उसके अंदर यूज़ करें, क्योंकि अगर फैट होगा उसके अंदर तो वो एक पर्टिकुलर जो स्मेल होती है वो फिर आपको पास्ता के अंदर जो है वो कवर नहीं होगी। तो ये छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स है। आप बेशक अंडर कट का जो है मिन्स बनवा लें और उसको जो है आप ऐड करें। और अपनी ब्रेड पे नज़र रख रही हैं लड़की। यहाँ पे जो है हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे पास्ता के लिए और उसके अंदर मैं ये गार्लिक को ऐड कर दूँगी। और अब हम यहाँ दूसरी साइड की तरफ जो है गार्लिक को करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, इतना हो जाए ये गोल्डन ब्राउन कि अच्छे से जो है इसके अंदर एक थोड़ा सा बर्न्ड फ्लेवर आ जाए। आप बेशक जो है इस स्टेज के ऊपर मशरूम्स भी इसके साथ ऐड थोड़ा सा मुझे गार्लिक करने दो, लेकिन पहले रेडी ना थोड़ा सा ब्राउन हो जाए गार्लिक। इसके अंदर मशरूम। अच्छा, इसके अंदर मशरूम। मैंने कहा गार्लिक में हम नहीं इसमें ऐड करेंगे, इसको डाल दिया हमने मशरूम, ताकि वो जो मशरूम का भी एक कच्चापन है वो भी थोड़ा सा भी, क्योंकि अब वो पानी ड्राई हो गया इसका जी, थोड़ा सा मशरूम का भी पानी निकलेगा, क्योंकि ये जो टिंड मशरूम्स होते हैं इनका ये इशू होता है। अगर ये टिंड ना होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
बिल्कुल, अगर फ्रेश मशरूम होते ड्राई वाले तो उसका तो बिल्कुल ही कोई उसका प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होता ये, हाँ। क्योंकि पानी में आपने सोक किए होते हैं ना, बिल्कुल। उसका जो भी होता है वो लिक्विड, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा अगर पकने दे तो वो कच्चापन जो आता है ना बिल्कुल। एक मशरूम का वियर्ड सा, वो कम ये हो जाता है। चिकन का कीमा जैसे ही थोड़ी देर और अभी कुक होगा तो मैं इसके अंदर जो पास्ता सॉस है वो ऐड कर दूंगी, और वो ऐड करने के बाद अब हम इसको फिर थोड़ी देर कुक करेंगे, ताकि जो है इसके अंदर वाटर कंटेंट के अंदर ही उसी पानी के अंदर जो कि बेसिकली सॉस ने रिलीज़ करना है, उसी में जो है कीमा बिल्कुल हमारा 110% जो है वो डन हो जाए। अभी भी आपका कीमा रेडी है? हाँ जी, बिल्कुल। अब ये कुक हो चुका है। बिल्कुल। हम सिर्फ अब वो मशरूम के पॉइंट ऑफ व्यू जी, से उसको बिल्कुल। थोड़ा सा कुक कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा एक उसके अंदर। बिल्कुल। तो अब यहाँ जो है गार्लिक हो गया। हाँ जी, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पहले थोड़ा सा पानी, अच्छा। ताकि जो है इसकी कुकिंग रुक जाए। ठीक है। और एक अच्छा सा जो है वो कलर आ जाए। आप बेशक इसमें पास्ता ऐड कर दें। और अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बिल्कुल हल्का सा, हमने इस तरह बेसिकली फ्लेवर ही देना है। थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। अच्छा, सॉल्ट चूँकि आपने उसकी बोलोनीज सॉस में भी होगा तो आपने बहुत ही बैलेंस करके जो है इसके अंदर ऐड करना है सॉल्ट। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लास्टली थोड़ा सा चिकन पाउडर। ये चला गया इसके अंदर चिकन पाउडर। और अब जाएगा इसके अंदर मिक्स हर्ब्स। मिक्स हर्ब का जो इसके अंदर एक कलर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, और आपका पास्ता जो है वो बहुत फ्लेवरफुल बनता है। अच्छा, उड़ती हुई चीज़ें गई हैं। अच्छा, अब इसको क्या करूं? बस अब इसको 1 मिनट और कुक कर ले, तब तक जो है हमारा यहाँ पे पास्ता जो है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अच्छा, सोया सॉस वाला मैं पहली दफ़ा वैसे हाँ, देख रही हूँ ये हरकत जब आप तुम्हारी। इसको एंजॉय करेंगी तो इसका एक बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आएगा। अच्छा, क्योंकि अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है पार्सले, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है Oregano। फ्रेश कोरिएंडर धनिया भी डाल सकते जी हैं। बिल्कुल। ये अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये वाली जो हमारी पास्ता सॉस है। सारा ही डाल दो, मतलब जी, पास्ता बिल्कुल। सॉस तो हाँ। आपको पता है जितना वो जूसी और लिक्विडी होगा उतना ही उतना ही ज़्यादा आपके पास्ता के ऊपर वो फिर सही लगेगा जी ना? बिल्कुल, क्योंकि आपके पास और तो अदर ऑप्शन तो कोई है नहीं, कोई सॉस या कोई सालन तो आप उसके अंदर आपके पास है नहीं, तो आपके पास सिर्फ यही है कि जितनी ये ग्रेवी वाली होगी उतना ही ये आपको मज़ेदार लगेगा। बिल्कुल सही। और ये ले जी आपका बोलोनेज सॉस भी रेडी हो गया। बेसिकली तो रेडी हो गया। हाँ जी। अभी आपने सिर्फ कंबाइन करनी है दोनों चीज़ें। और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर जो है वो सोया सॉस, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर, सिरका। बिल्कुल। अच्छा, आप चाहें अगर इसको थोड़ा सा मीठा फ्लेवर देने के लिए आप बेशक इसमें शुगर ऐड कर दें, लेकिन बट मेरा क्योंकि ख्याल है कि आपने वो पास्ता सॉस डाला है, हाँ जी। तो पास्ता सॉस में ऑलरेडी चीनी डली बिल्कुल। हुई है। अच्छा, और ये हाफ कप के करीब जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो केचप, और टमाटो केचप के साथ इसके अंदर जाएगा जो चंक्स हमने कट किए हैं टमेटोज़ के, वो भी इसके अंदर चले जाएंगे। और ये लें जी आपका जी नूडल, देख लें आप अब बिल्कुल अपनी। परफेक्ट। बंद करें चूल्हा उसका? बिल्कुल, मैं कर देती हूँ बंद। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब वो हाँ जी, चिपड़ बिल्कुल। से जाएंगे। हाँ। और ये आपका हो गया। और ये देखिए। आपकी बोलोनीज सॉस जो है वो रेडी होगी, और लास्टली हम इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे, और दैट्स इट। गुड टू गो। Good to go। वही तो चीज़ है ना व्यूअर्स, बातों बातों में ही 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने तैयार कर दिया। सिर्फ चीज़ जो पहले से प्रिपेयर की हुई थी वो ये थी कि हमने गार्लिक फ्राई किया हुआ था पहले से, और सिर्फ ये पास्ता उबला हुआ boil था। किया हुआ था। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ है जो हमने आपके भी सामने नहीं की। बिल्कुल। और देखिए बहुत क्विक बनने वाली है। अभी अगर हमारे पास टाइम है तो मैं आपको बेशक इसकी एक प्लेटर जो है वो भी रेडी करके बता देती हूँ कि जल्दी किस से तरीके कर दो ना फिर मेरी जान, ताकि वो हम जल्दी से दिखा भी देते जी। हैं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि इसके बाद हमने अब जब ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक जी। के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हुस्न अखलाक की। और आपको पता है कि हुस्न अखलाक की जब बात करें तो तोहफे देना, खाना, एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। बिल्कुल। राइट। अच्छा, बल्कि ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि अखलाक होता क्या है एट द एंड। हाँ, ये बहुत आपने अच्छी बात हाँ की है। जी। अखलाक का आजकल बहुत लैक है। लैक है हाँ। लेकिन बड़ा बुरा किस्म का बहुत अखलाक किस्म- हाँ हमें। जी, आजकल वो बहुत बुरा है। अच्छा, इसके लिए मैं एक स्पून ले लेती हूँ, ताकि जो है हम इसके अंदर ये ऐड करें, और इसके ऊपर ये इस तरह से आप इसको टॉप करेंगे इसके साथ। that's it। थोड़ा सा और बस, ताकि आपका पास्ता नज़र आना बहुत ज़रूरी है, वरना पता नहीं लगेगा कि बनाया क्या है हमने।
तो ये छोटा सा एक ये है इस तरीके से। और उसके बाद अगर आपके पास घर के अंदर जो है वो पार्मेजान चीज़ अवेलेबल है तो आप इसको जो है वो ऊपर से इसके ऊपर श्रेड कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं या मोज़रेला चीज़ डाल दें। और जो हम गार्लिक ब्रेड बेक कर रहे हैं वो इधर जो है वो आ जाएगी। तो हमारी जो है आज की रेसिपी वो हो गई है बिल्कुल कंप्लीटली रेडी। ये ले जी, आपकी एक गार्लिक ब्रेड का भी पीस आ गया। अभी वो वैसे हाँ क्रिस्पी जी, हो रही है, जी। बट देयर यू गो, इट्स रेडी। आपके सामने अभी अभी बातों के दौरान ही हमने चीज़ रेडी की। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुस्ने इखलाक पे बात करेंगे। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, मौला ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, 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 मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, मौला बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, पल में तूफान हर एक टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। जज़ाकल्ला, जज़ाकल्ला, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत
और टैलेंटेड आवाज़ के मालिक दो मेरे बहुत ही प्यारे भाई अमीरुद्दीन और तौकीरुद्दीन को वेलकम करना चाहूँगी अपने शो के अंदर। उनके टीम मेंबर्स इजाज़ अली और फयाज़ अली को भी। आप ऑफिशियल नात ख्वां भी हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के भी, और हमारी टीम का बड़ा अहम हिस्सा हैं। तो आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। थैंक यू। व्यूअर्स, आज के टॉपिक पे बात करने के लिए जो दो आइडियल पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं, उनका बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक़ है हमारे आज के टॉपिक से, क्योंकि ये चीज़ ये अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करते हैं हर लम्हे हर सेकंड। हमारे साथ अलामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में भी लिखते हैं, ब्रिलियंट कॉलमिस्ट हैं और उसके साथ साथ एक रिनाउंड स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ बैठे हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, प्रोफेसर डॉक्टर इजाज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो डॉक्टर साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। जब हम हुस्न अखलाक की बात करते हैं तो अखलाक है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बुनियादी बात से आपने आगाज़ किया है। इंसान एक ज़ाहिर है, दिखाई देता है, तख्लीक किया गया, ये खलक है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो खलक ज़ाहिर के बारे में है। अच्छा, पे इंसान सिर्फ ज़ाहिर नहीं है, इसके पीछे दरअसल हम छुपे हुए हैं। ये जो हमारी ज़ाहिरी हैत है, शक्ल व शबाहत है, ये ज़ाहिर है, और एक हमारा बातिन है। अच्छा, वो जो बातनी कैफियत है वो खुलक है, और उसकी जमा हम अखलाक बोलते हैं। बातनी कैफियत में इंसान को ज़ाहिर में बाज़ औक़ात लोग कह रहे थे कोई हंसता मुस्कुराता ना जी, बात अच्छे अंदाज में करता, कहते जी इसका अखलाक बड़ा अच्छा है। नहीं, वो एक जुज़ है 100 में से एक। कुल क्या है? हुस्न अखलाक या उसका असल अखलाक ये है कि वो ज़िंदगी के हर मामले में कैसा है, वो बोलने में कैसा है, वो लिखने में कैसा है, वो चलने में कैसा है। कुरान मजीद ने चलने का तरीका इवन सिखलाया है, हमें ये बताया है कि तुमने चलना कैसे है। इसी तरह से कोई तोलता है तो उसने तोलना कैसे है, ये उसके अखलाक का मुजाहरा है। अच्छा, अखलाक अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बदखुलुकी, कोई बोलने में, तोलने में, डीलिंग्स में अच्छा नहीं है। अखलाक का मतलब क्या है? हुस्न अखलाक कि आपके अखलाक का हुस्न, उसकी जो आदात हैं, ठीक है, उसका जो रवैया है, जो डीलिंग्स है मेरी आपके साथ, अगर वो अच्छी हैं, क्राइटेरियन पर पूरी उतर रही हैं। और क्राइटेरियन क्या है? वो एक है इस उम्मत के लिए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में कुरान मजीद ने शहादत दी है कि हमने आपको अखलाक के बेहतरीन और कमाल दर्जे पर तख्लीक किया है। बेशक। तो ये जो हुस्न अखलाक है, हमें आन जनाब से लेना है। आप सल्लम चलते कैसे थे, मेरे महबूब बोलते कैसे थे, जो वो देखते थे तो देखते कैसे थे। बाज़ मरतबा कुछ लोग आपको रास्ते में रोक लेते थे, रसूल अकरम सल्लम का हाथ थाम लेते थे। हमारे यहाँ रिवाज आप जानते हैं, अव्वल तो हाथ मिलाना नहीं है, मिलाना है तो बाज़ औक़ात उंगलियाँ सिर्फ दूसरे के हाथ, ताकि उसे ये एहसास हो कि इनकी और मेरी हैसियत में फ़र्क है। लेकिन रसूल अकरम सल्लम पूरा हाथ मिलाते, और जिससे हाथ मिलाते उसकी तरफ रुख होता आपका, आप उसे देखते। हमारे यहाँ यूँ भी होता है। तो ये, और तब तक आप अपना हाथ नहीं छुड़वाते हम थे। तो वही तो कह रहे हैं, आजकल तो आप किसी के सामने जाते हैं तो अगला एक बंदा हाथ आगे बढ़ाता है तो दूसरा हाथ भी नहीं पकड़ाता। जी, ऐसे आप ही। तो उंगलियों की बात कर रहे हैं। जी, जी। तो मिल क्यों रहे हो भाई? हाँ, मेरा सवाल ये है कि अगर आपने अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से किसी के साथ नहीं मिलना, जी, चलने की आप बात करते हैं, तो अगर जमीन पे जो कीड़े मकोड़े हर चीज को रोनते हुए आपने आगे जाना है, तो फिर क्या फायदा? जी, एक बेसिक जो अमल है आपका A to Z पहुंचने का, उस दौरान आपने कितनी जाने जी, बिल्कुल बर्बाद कर, आई मीन व्हाटएवर इट इज, वो चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े भी जिंदा चीजें हैं। कुरान मजीद ने तो चलने का सलीका भी सिखाया है कि यमशूना अलल अर्दी हौना, कि जो अल्लाह के बंदे हैं, इबादुर रहमान,
जब ज़मीन पर चलते हैं तो निहायत नरमी और आहिस्तगी से चलते हैं। वो जो एक होता है ना, वो तकब्बुर की चाल, उससे महफूज रहते हैं। ये भी अखलाक है और ये भी हुस्न अखलाक है। हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू लिसन, पूरी तवज्जो के साथ बात सुननी है। बात कर रहा दूसरा, हम थोड़ी देर बाद उससे कहते हैं क्या कहा आपने, इसका मतलब क्या है, हमने उसे कंसीडर नहीं किया, पार्डन, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। सुनना भी तवज्जो के साथ है, ये तवज्जो बड़ी ज़रूरत है और यही हुस्न अखलाक है। जी अलामा साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हुस्न अखलाक के बारे में? देखें जुगन, बात यह है कि ये जो अखलाक है ये इंसान में और हैवान में एक वाज़ेह फ़र्क है। अगर ये अखलाक हसना के साथ है, अच्छे अखलाक के साथ है, फिर ये इंसान है। लेकिन अगर ये वाली खूबी से निकल गई तो फिर ये उलाइका कल अनाम है बल हुम अज़ल, ये चुपाया भी नहीं है बल्कि उससे भी गिर चुका है इंसान। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में आए वो बदतरीन मुआशरा सोसाइटी बन चुकी थी, लेकिन जैसे कुरान करीम ने इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम और लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सारी इंसानियत को मुखातिब होकर कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, उनकी ज़ात में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। आपकी जो ज़िंदगी है, हयात तय्यबा है, वो रोल मॉडल है तुम्हारे लिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा लिउतम्मिमल अखलाक, कि मैं अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ। और एक जगह पे फरमाया सालिहल अखलाक, कि मैं अखलाक की इस्लाह के लिए आया हूँ, यानी जो अखलाक रजीला और सय्या हैं इनका ख़ात्मा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत के मकासद थे, यतलु अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, वो तज़किया क्या था कि लोगों के अंदर जो बुरे अखलाक हैं इनका ख़ात्मा किया जाए। और ख़ुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अकमलल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका, के ईमान की तकमील को वही इंसान पा सकता है जिसका अखलाक अच्छा है। और सुनन नबी दाऊद के अंदर एक रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है मेज़ान में जो अखलाक से वज़नी हो। आपने फरमाया क़यामत के दिन मेज़ान में सबसे जो वज़नी चीज़ रखी जाएगी वो आपके आला अखलाक होंगे, हुस्न अखलाक, आपके जो अच्छे अखलाक वो होंगे। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात मुबारक को पेश किया। आपकी हयात तय्यबा में ऐसी मिसालें हैं, एक एक मिसाल आप देखेंगे। हज़रत अदी बिन हातिम की आप मिसाल देख लें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, लेकिन जब वो आपके पास आते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब बयान कर रहे थे कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे सलाम करते, मुसाफ़ा करते, जिससे बात करते, जिसकी बात सुनते पूरी तवज्जो के साथ, तो हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब मैंने देखा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली झलक देखी कि एक ख़ातून आपसे मुतवज्जे है, आप उसकी बात को पूरी तवज्जो के साथ समात कर रहे हैं और जब तक उसने बात को ख़त्म नहीं किया आप उसकी बात समात करते रहे। अब ये जो छोटे बड़े की तमीज़ जो थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका और ग़ुलाम का जो फ़र्क मिटा दिया, तमाम अल्लाह के बंदों को एक जैसा बना दिया और एक जैसा पेश कर दिया। यहाँ तक कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जब फ़तह मक्का होता है तो एक नौजवान सहाबी कहते हैं कि काश ये जो मंज़र आज मैं देख रहा हूँ, काश ये मंज़र मैं ना देखता। और अपने बाप को याद कर कहते हैं कि वो शुक्र है पहले ही दुनिया से चले गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाई कि वो तमाम जो रसूमात जो थी, जो रजीला रसूमात थी, वो पाँव तले रौंद दी हैं मैंने। और आपने फरमाया कि अभी तक तुम्हारे अंदर की ये जहालत ख़त्म नहीं हुई। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो अखलाक हसना था, इसको देखकर गैर मुस्लिम ईमान लाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो अखलाक थे, अदी ने यहाँ तक भी फरमाया कि जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने घर में लेकर गए तो एक पोशन था, आप उस पर खुद नहीं बैठे बल्कि उसको मेरी तरफ रख दिया और कहा बेटा इसके ऊपर बैठ जाओ। तो कहते मैं हैरान हो गया कि ये कैसे इंसान है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज के साथ, बिनात के साथ, सहाबा के साथ, ग़ुलामों के साथ, हत्ता कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गैर मुस्लिम जो थे,
जो वफूद आते थे उनके साथ जो सलूक उसने आप देखें, हत्ता कि इंसानों से बढ़कर जो जानवरों के साथ हमें किताबों में नहीं मिलता, ऊँट आके शिकायत करता है, इस तरह एक चिड़िया वो उसके बच्चे ले लिए गए। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन जो मुआशरा था उसको बेहतरीन मुआशरा बना दिया। जो रजील किस्म के लोग थे और उनको हादी और बदतरीन लोगों महदी के बना दिया। साथ बेहतरीन रवैया रखा। बेहतरीन। सबसे बड़ी बात तो यही, जिस तरह हमने भी शो के आगाज में व्यूअर्स जो मैंने आपसे बात की तोहफे देने की, कि देखिए तोहफा भी अगर आपने किसी को देना है तो सोच समझ के दे। अगर कोई इंसान आपको बुरी चीज़ देता भी जा रहा है बार बार, हर बार आपको हर सालगिरह पे हर मौके पे बुरी चीज़ भी दे रहा है, तो आप अपनी हैसियत, अपने औकात, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अगले को गिफ्ट दे। कोई बुरा करता भी है तो आप फिर भी उसके साथ अच्छा करें। और इसी का नाम उसने अखलाक है ना। इसी का नाम अगर आपके साथ कोई बुराई कर रहा है तो आप उसे अच्छाई करें, यही चीज़ आप में उसमें तमीज़ करेगी। और यही चीज़ इंसान को हैवान या जानवर से मुख्तलिफ बनाती है। और इन्हीं चीज़ों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो हमारे माशरे में जो इतना बिगाड़ है, इतने इश्यूज़ हैं, इतनी टेंशन्स हैं, इतनी परेशानियाँ, ये सब डिसअपेयर हो जाएंगी। बट उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि जो बातें आज हमारे प्यारे भाई कर रहे हैं, हमारे असातिज़ा हमें सिखा रहे हैं, उनको हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने प्यारे भाइयों से कुछ सुनते हुए आएंगे एंड ऑफ कोर्स अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। तनवीर खुदा पै करे अनवार की बातें, तनवीर खुदा पै करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा, गमखार हमारा। जब कोई नहीं कोई सहारा, गमखार हमारा। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे, सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे। हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। जिस रोज कोई और मददगार ना होगा, जिस रोज कोई और मददगार ना होगा, उस रोज शफाअत मेरी सरकार करेंगे। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें। आएगा मजा तुमको मिलो आले नबी से, औलादे अली से। आएगा मजा तुमको मिलो आले नबी से, औलादे अली से। सैयद से सुनो तुम जरा सरकार की बातें, सैयद से सुनो तुम जरा सरकार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। कश्ती की बात है ना किनारे की बात है, कश्ती की बात है ना किनारे की बात है।
बतहा के ना खुदा के सहारे की बात है, बतहा के ना खुदा के सहारे की बात है। जिस पर हुई है इंतहा हर एक उरूज की, जिस पर हुई है इंतहा हर एक उरूज की, उस आमिना के राज दुलारे की बात है। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। जब अमीरुद्दीन और तौकीरुद्दीन भाई भी सरकार की ही बातें कर रहे हैं, वाह वाह। तो आइए फिर उधर ही रुख करते हैं जहाँ हम सब का रुख वैसे ही होना चाहिए। जी बेशक। तो जब हम हुस्न अखलाक की बात करते हैं तो इसके हवाले से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर आप रोशनी डालें डॉक्टर साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपको भेजा ही इसलिए गया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नुल अखलाक। आपकी हैसियत मुख्तलिफ, लेकिन फरमाया कि मुझे इसलिए भेजा गया है, मबूस किया गया है कि मैं जो आला अखलाक हैं उनकी तकमील कर दूं, उन्हें दर्जा कमाल। अच्छे लोग थे पहले भी और अब भी हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं, और सिर्फ हमारी मुस्लिम सोसाइटी में नहीं, नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ में भी ऐसे लोग हैं जिनकी आदत अच्छी हैं, जिनके रवैये अच्छे हैं, वो अच्छे मैनर्स के साथ हैं। लेकिन आप देखिए बाइबल में भी यही लिखा हाँ। हुआ है कि भाई अगर कोई आपको मारे तो टर्न द अदर चीक, जी हाँ, कि आप भी बदला ना ले, अगर कोई लगाता है आपको तो आप दूसरी गाल कर दे। सो हर मजहब आपको सिखाता तो अच्छी बात ही है। तो जो भी डिवाइन नॉलेज है वो सारे का सारा यही है, अच्छे रवैये, गुड मैनर्स, गुड जेस्चर्स। लेकिन एक होती है चीज़ दर्जा कमाल कि जिससे आगे नहीं है कोई मिसाल, और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आमना के लाल। बेशक। तो ये आप जो है ना, देखिए मुआशरे में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, औरतें होती हैं, मर्द होते हैं, मुआशरे में जानवर होते हैं। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और आपकी निगाह पड़ी है मस्जिद नबवी के सहन में, तो फातिमा के लाल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, छोटे नन्हे बच्चे हैं, अबाल अब्बी पहनी हुई है, पाँव उलझ रहे हैं, गिर पड़ते हैं। खुतबा वही रोक दिया, मिंबर से नीचे उतरे हैं, उस जाके नन्हे लाल को उठाया है, लाकर अपने पास बिठाया है, और फिर आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया है। एक मरतबा हसनैन में से कोई आपकी गोद में बैठे हैं, आपने बोसा दिया मोहब्बत और शफकत का, तो अकरा थे, एक सहाबी, नए नए मुस्लिम थे, वो बड़े हैरान हुए, बद्दू थे, कहने लगे ए अल्लाह के रसूल सल्लम, ये आपने क्या किया है, बच्चे को चूम लिया है। आपने ज़रा नागवारी से देखा और कहा कि अल्लाह ने अगर तेरे दिल से मोहब्बत ले ली है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुराद ये कि बच्चों के साथ जो रवैया है, हमारे यहाँ डांट डपट, हमारे यहाँ तो बच्चा दूसरे कमरे में खेल रहा होता है और जी अगर हाँ। कोई इंसान कोई ज़रूरी काम या वैसे भी रिलैक्स कर रहा हो तो उधर कमरे से आवाज़ आती है डांट की, जी हाँ, इसको चुप कराओ। हाँ, ये जो सूरत हाल है। जब आप बच्चे को ये दिखाएंगे छोटी या। इतनी सी उम्र में, तो वो आगे जाके उसकी ज़बान क्या होगी। अच्छा, आप ये देखिए हमारे यहाँ तरबियत के हवाले से बच्चों की एक बड़ी बात है कि इन 100 बारी दस्या है, गाली नहीं मानता। देखिए बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, जो हम बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, बिल्कुल। जो हमें देखते हैं। वी आर रोल मॉडल्स फॉर आवर चिल्ड्रन। वी शुड बी रोल मॉडल। जी, होना तो चाहिए रोल मॉडल, लेकिन हाँ। क्या हम हैं? बच्चों वो- के सामने झूठ बोलते हैं, जी हाँ। गिबत करते हैं, उनको डांटते हैं, उनको धुतकारते हैं, क्योंकि वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते। वो कह देते हैं अबू उनकी आप- मिट्टियां पलीत कर देते हैं और जी फिर हाँ। बाद में जब वो बड़े होके माँ बाप की या अपने बच्चों जी की हाँ। मिट्टी पलीत करते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं इसको क्या हाँ, हो क्या गया। हो गया। बच्चा कहता अबू वो फलां आपके दोस्त हैं, बुला रहे हैं जाके उन्हें कह दो मैं नहीं हूँ। हमने उसको तालीम दी झूठ की। और फिर जब वही बच्चा रात के 2 बजे गायब है और माँ बाप फोने कर रहे हैं और वो मंडलाता हुआ घर आ के किधर थे, हाँ, तो कहना वो मैं बड़े जरूरी काम के लिए गया जी था, और हाँ। आपको पता है वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपने इसको अब ये सिखाया ही बच्चों है। के साथ रवैया। फिर रसूल अकरम सल्लम हम देखते हैं एक मौका पर आप
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, तफसीली है मैं मुख्तसर बयान करूँगा, बाहर हैं सहरा में, तो आप सल्लम ने फरमाया है, बड़ी तवज्जो की बात है, आयशा आओ दौड़ लगाएं। हज़रत आयशा खुद राविया हैं, बताती हैं मैं छरेरे बदन की थी, दुबली पतली, इब्तदाई दिन थे, दौड़ लगाई, मैं आगे निकल गई और मैं फिनिशिंग लाइन पर पहुंचकर जदीद ज़ुबान में कह रही हूँ कि देखा मैं जीत गई। आपने फरमाया हाँ, और मुस्कुराए। कहते फिर खासा अरसा गुजर गया, एक दिन ऐसे ही मौका सहरा में थे कहीं, तो आप सल्लम ने फरमाया आयशा आओ दौड़ लगाए। तो कहते मैं ज़रा बल्कि हो चुकी थी, तो रसूल अकरम सल्लम तेज़ी के साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए, मुझसे पहले जीत गए। जब मैं वहाँ पहुंची तो मुस्कुराते हुए फरमान लगे आयशा ये उस दिन का बदला है, हिसाब बराबर हो गया। हमारे यहाँ कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता औरतों के साथ, हम तो ये समझते हैं कि ये मुलाजमाएँ हैं, घर में ये काम करना, ये अमूमी रवैया हमारे यहाँ। ये जो मोहब्बत आप हम तो प्रॉपर्टी हैं जी, कभी बाप की प्रॉपर्टी है, कभी मियाँ की प्रॉपर्टी है, कभी भाई या औलाद की प्रॉपर्टी है, जिधर भी हमें सूट दिया जाए। सॉरी मैं बड़े ये एक इस वजह से भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना कि तुम तो मर्दों की तरह काम करती हो, तो मैं कहती हूँ मैं मर्दों की तरह काम नहीं करती, मैं औरतों की तरह काम करती हूँ। फर्क ये है कि जहाँ बड़ी हुई और जिन लोगों के साथ बड़ी हुई उन्होंने कहा कि जाओ खुला खेलो, जो करना है करो, कुछ बनो। अगर कोई खातून बेहतर भी है तो क्रेडिट वो भी मर्दों के लिए, यानी शोविनिज्म देखिए, मेल शोविनिज्म देखिए। फिर इसके बाद अगली मिसाल में अर्ज़ करता हूँ, आप बैठे हैं इज्तिमा में, आप सल्लम तशरीफ़ फरमाए हैं, सहाब भी हैं साथ, खजूरें पड़ी हैं, आप खा रहे हैं, तनावुल फरमा रहे हैं, गुठलियाँ बचा बचा के हज़रत अली करमल्लाहु वजह के सामने रखते जा रहे हैं। और जब मुकम्मल हुआ तो असहाब को मुखातिब करके कहने लगे भाई ये सबसे ज़्यादा खजूरें किसने खाई हैं? तो लोग हंस पड़े कि गुठलियाँ उधर ज़्यादा पड़ी हुई हैं। तो हज़रत अली, अब देखिए ये इजाज़त भी है और जो फ्रैंकनेस है, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह मुस्कुराते हुए कहने लगे भाई यारो ये भी देखो कि अपनी खजूरें गुठलियों समेत कौन खा गया है, क्योंकि आप सल्लम के सामने कोई गुठली भी नहीं। तो ये जो मोहब्बत है अपने साथियों से, जो ताल्लुक़ है, और ये जो एक टीम बनाकर काम करना है, लेकर चलना है। आप अकेले ही काफ़ी थे, जब कोहे सफ़ा पर खड़े हुए आप अकेले थे, तने तनहा, लेकिन आप चले हैं तो फिर काफिला बना है। बट वही तो बात है ना, लीडर तो फिर ऐसे ही होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो आइकॉन्स होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, लोगों को साथ मिलाया। अगर नॉन मुस्लिम भी कहते हैं दैट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ग्रेटेस्ट मैन एवर टू लिव, जी नॉन मुस्लिम ने किताब लिखी भाई जी, वो 100 की आप तस्करा कर रहे हैं जी, तो उसमें माइकल ने लिखा है कि अगरचे मैं क्रिश्चियन हूँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसने बाद में लिया है और कहने लगा कि मुझ पर एतराज़ लोगों ने किया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मोहम्मद अरबी के मुकाबले में और कोई नहीं। बेशक जी। अल्लाह देखें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है उसमें हर तरह की मिसालें मौजूद हैं, आका के लिए, ग़ुलाम के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, हर एक के लिए। जब अभी बात हो रही थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशतबी पे, तो मुझे भी 2-3 रिवायतें याद आ रही थी कि एक नौजवान ने आके कहा कि मुझे सफ़र के लिए आप ऊँट दे दिए, जो आपने फरमाया इसको ऊँटने का बच्चा दे दो। उसने कहा मैं बच्चे का क्या करूँगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा कि हर ऊँट जो है वो ऊँटने का बच्चा ही तो होता है। इस तरह एक खातून आई हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसने कहा कि आपने फरमाया कि कोई बूढ़ी खातून जो है वो जन्नत में नहीं जाएगी, तो वो उसकी बड़ी अजीब कैफियत होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाया कि हर जो खातून है वो जवां करके वो जन्नत में जाएगी, तो परेशानी वाली, उसने भी वो मुस्कुरा दी। और मुझे यहाँ पे बड़ा एक अहम वाक़या भी साथ याद आ गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा हज्जतुल विदा दिया, और ये बड़ा अहम खुतबा था, आप देखें कि ये वो खुतबा था जो क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल था। ये जो खुतबा था इसमें पूरी की पूरी इंसानियत के लिए जो ज़िंदगी थी, मौत थी, तमाम चीज़ें इसमें बयान होनी थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे को बयान करने के लिए जब आपने अपनी सवारी की पलान में अपना कदम मुबारक रखा और पापोश उसके ऊपर आया, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर सवार हो रहे हैं, और सवार होते हुए खुतबा के लिए सवार होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा अपना रुख अनवर मोड़ा, एक नौजवान खड़ा हुआ था, तो उस नौजवान को मुखातिब होकर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेटे
तेरे पाँव का वरम कैसा है, ज़ख़म कैसा है। अब देखें, आम खुतबा है, इंसानियत मौजूद है, लाखों लोग मौजूद हैं और उसको मुखातिब होकर कह रहे हैं कि बेटा तेरे पाँव का वरम और ज़ख़म कैसा है। उसने कहा जी मेरे पाँव पे तो कोई वरम नहीं है, कोई ज़ख़म नहीं है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो उस वक़्त तेरे पाँव पे वरम और ज़ख़म था। अच्छा, उसने कहा कि जी हमारी पहली मुलाकात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं और अबू बकर हिजरत के लिए मक्का से मदीना आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पे रुके थे, तो उस जगह पे हमारी मुलाकात हुई थी, तो उस जगह पे तेरे में हमने पाँव को देखा था तो वरम था। अच्छा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोना शुरू कर दिया कि इतने साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं याद और आका करीम को अब भी याद है। यानी आप अंदाजा लगाएं कितना आम खुतबा एक इंसान का, ये है कंसिडरेशन। यानी देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर की अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैं उस पर एक कमेंट जरूर पास करना चाहूँगी लामा साहब, और फिर ब्रेक के बाद वापस आपके पास ही आऊँगी गुफ्तगू के लिए। लेकिन बात पता है क्या है, हमने मज़हब को इतना मुश्किल कर दिया है जी हाँ, कि यंग जनरेशन घबराती है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। और भाई एक अच्छा इंसान बनना है, अपने फ़राइज़ पूरे करने, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये यही आसान तो है। चीज़ें हैं। असल में हम वो चीज़ें पकड़ लेते हैं जो सख्त होती हैं। हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, मुस्कुराना, लोगों को इजी करना, आपका दर्जा क्या है, लेकिन जब आप मजाक करते हैं किसी ऐसे बंदे से जो आपके सहाबा कराम हैं या आपके इर्द गिर्द उठने बैठने वाले लोग हैं, तो वो इजी हो जाते हैं, वो फिर खुल के आपसे बात करते हैं। इसके पीछे भी एक फिलॉसफी है जो कोई समझ नहीं पाता। यहाँ पे ब्रेक की तरफ हुक्म यही फरमाया यस्सिर वला तुअस्सिर, आसान करो मुश्किल ना करो। बेशक। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स गुफ्तगू को कंक्लूड भी करना है, किचन में भी देखना है कि शेफ अनम ने क्या मामला तैयार किए हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों से कलाम भी सुनना है। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं हुस्न अखलाक की, गुफ्तगू जारी है, लेकिन किचन में नज़र डालनी भी ज़रूरी है। पता नहीं कब से शेफ अनम जो हैं वो चीज़ें तैयार करके इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी जो थी वो बड़ी ही क्विक थी, जल्दी बनने वाली, और फिर जब आप मेरे साथ यहाँ पे किचन में होती हैं तो आधे से ज़्यादा काम सब मैं अपना आपसे ही करवा लेती हूँ। जी जी। तो फाइनल प्रेजेंटेशन किया। बेसिकली आज हमने स्पेगेटी बोलोनीज बनाई थी और उसके साथ जो है गार्लिक ब्रेड, वो मैंने 3 तरह से जो है सर्विंग करके आपको बता दिया है। बेसिक जो रेस्टोरेंट स्टाइल है वो इस तरह से सर्व किया जाता है स्पेगेटी बोलोनीज, लेकिन वो ये आपकी अपनी कन्वीनियंस लेवल है कि आप उसको किस तरह से सर्व करें। और अगर आप सेपरेटली भी करना चाहते हैं तो पास्ता को अलहदा सर्व करें, जो कीमे का सॉस है वो अलहदा सर्व करें, गार्लिक ब्रेड अलहदा से करें, दस्तरखान ज़रा ज़्यादा सज जाता है। बोल में आपने पार्मेजान चीज़ डाल दी, जिसने जिस तरीके से खाना है उस तरीके से खा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, खाना खाना, खाना खिलाना, ये भी एक जी हुस्न अखलाक का हिस्सा है। और आप किस तरीके से, अब बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कोई गेस्ट आपके घर आता है, आपकी किसी से मुलाकात, आपके घर आता है। अब अगर कोई बहुत फैंसी और अमीर टाइप लोग होंगे तो उनके लिए बड़ा तरद्दुद किया जाएगा। अगर कोई रिलेटिव आ रहे हैं एवं टाइप, मतलब एवं टाइप से मुराद है कि जिनके साथ इतना आपका वो नहीं है, जो कमजोर एक रोटी को, जो कमज़ोर है, एक्चुअली ये राइट टर्म इस कमज़ोर, आपके लेवल पे नहीं है फाइनेंशियली, उसको चाय का कप तक नहीं पूछा। सो बात यह है कि आपने हर बंदे के साथ वही एटीट्यूड रखना है, चाहे वो बादशाह क्यों ना हो या कोई रोड पे आपसे कोई पैसे मांगने वाला फकीर क्यों ना हो। बिहेवियर तो आपका हर किसी के साथ एक जैसा होना चाहिए, वरना आप एक हिपोक्रेट हैं, आप एक दोगले इंसान हैं। तो अल्लामा साहब, आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए देखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, जैसे कुरान करीम में मैंने कहा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपकी ज़ात में बेहतरीन नमूना हर इंसान के लिए है। 70 पीने वाले हैं और एक एक के सामने प्याला पेश किया जाता है कि तुम पी लो, तुम पी लो। फिर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीते हैं, जी भर के पीते हैं, रज के पीते हैं। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्याला पकड़ते हैं। तो बात यह है कि इसकी जो मिसाल है आज हमारे माशरे में नहीं मिलती। यहाँ पे जूठा अपना पिलाया जाता है, यानी कोई मुर्शद कह रहे हैं, कोई उस्ताद कह रहे हैं, कोई भी कह रहे हैं, वो कहता है इनको अपना जूठा। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी ज़ात है, उनको पिला के फिर ख़ुद पी रहे हैं। तो ये जो बेहतरीन मिसालें हैं बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, असहाब के लिए, मुस्लिम गैर मुस्लिम के लिए, इंसानों के लिए, हैवानों के लिए, आज ज़रूरत इस बात की है कि वो अल्फाज बहुत है हमारे पास, गुफ्तार नहीं है आज हमारे पास, गुफ्तार किरदार नहीं है आज हमारे पास। तो किरदार होना चाहिए। अगर किरदार होगा तो जो मुआशरा है
वो खुद ब खुद अपनी दुरुस्त सिमत में चल पड़ेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना आते हैं, जो मुआखात का आपने मंजर पेश किया, भाईचारा कायम कर दिया, एहसास व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा का जो मिसदाक लोग बने वो कौन थे? भेड़ बकरियों के ऊपर लड़ने वाले थे, चश्मा पे लड़ने वाले थे, हर्बुल बसूस के नाम पे 100 साल जंगे लड़ने वाले थे, लेकिन वो कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर जान कुर्बान करने वाले हो गए, अपना माल कुर्बान करने वाले हो गए। तो ये वो चीज़ें थी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिखाई। आज अगर हम चाहते हैं, आज तो मेरी बहन ये बड़ा मसला है कि अगर किसी मुलाजम ने आप जैसा सूट पहन लिया, आप वाला मोबाइल ले लिया, आप वाली परफ्यूम लगा ली, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मसला है। और सीधे तय्यबा का है कि जो चीज़ मैं खाऊं मेरा उम्मती वो खाए, जो चीज़ मैं पहनूं मेरा उम्मती वो पहने। तो ये जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, इसका ख़त्म होना चाहिए आज। अलामा साहब, मुझे एक चीज़, आपने ये वाली बात की स्टाफ की, मुझे इतना एक दुख हुआ इस बात का कि मेरे जो गाड़ी चलाते हैं, मेरे भाइयों की तरह 12-13 साल से साथ है, सुहेल भाई, उनका नाम सुहेल है, हमारे कोई जानने वालों का भी नाम सुहेल है। तो मुझे ये कहा गया कि भाई अपने ड्राइवर का नाम बदल लो, क्योंकि तुम उधर भी भाई कहती हो और इधर भी भाई। अब वही ना, वही बात मैं ये कह रहा हूँ कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा क्या है, ये भी कबूल नहीं। देखें व्हाट अ स्ट्रेंज वे ऑफ थिंकिंग। यही तो बुरे अखलाक जैसा नहीं हो हैं, सकता। यही तो अखलाक है कि हजूर की सीरत में ये कि जैसा मैं पहनूं वैसा मेरे मुतालिकिन पहने, जैसा मैं खाऊं। आप देखें उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से जो बेटे हैं उमर जो हैं, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में बैठते हैं। तो जब आपने देखा कि वो अपने प्याले में कभी हाथ इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, तो कहा बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खा, दाएं हाथ से खा, अपने सामने से खा। गोया कि इस अंदाज में आप ससम तरबियत कर रहे हैं बच्चों की, बच्चियों की, अपने मुतालिकीन की। ये जो तरबियत के पहलू थे, और इसमें मेन जो पॉइंट है वो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि वो किरदार है, किरदार पेश करना। और वही बात है ना कि डॉक्टर साहब, जो आपने शुरू में बिल्कुल बात की कि भाई करने से अगला सीखता है, बोलते तो हम कितनी चीजें रहते हैं। आजकल बोलना ज्यादा है, बोलना और सोशल मीडिया किरदार उतना कम हो गया है, किरदार उतना कम हो गया है, गुफ्तार उतनी ज्यादा हो गई। तो वही सोशल मीडिया ने क्या किया है, हर बंदा अब अपनी बातें सुना रहा है, किसी की सुन नहीं रहा, और लोगों को पकड़ पकड़ के उनके चीथड़े उड़ा रहे हैं बस। तो ये जो किरदार की कमी है और जो नक्स है, ये इसको दुरुस्त करने के लिए रोशनी फिर वहीं से लेना पड़ेगी, सीरत से रोशनी लेना पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि हर तबके के लिए, ख़वातीनों हज़रात के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए आपने वो तरबियत, वो नक्शा बना दिया कि 30 साल खिलाफत राशिदा के हैं, उसके बाद चारों खुलफाए राशिदीन, और वो उस नमूने पर चले। बेशक ये बेहतरीन ज़माना था, खैरुल कुरून था। तो उसके बाद जो है वो जो जवाल आया है और हम जिसकी अब तह तक पहुंच चुके हैं, इससे बचने के लिए निहायत लाजिम है, मैं आप हम जितने लोग हैं जो साहिब सरवत हैं, जो लोग साहिब इख्तियार हैं, इक़्तिदार हैं, वो सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ हम रुजू करें। हम अपने बच्चों को ये सिखलाएं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे, उस वक्त आपकी जो मामला था, आपका रवैया कैसा था, जब आप एक नौजवान थे और जब आप एक जवान आदमी थे। अब देखिए ना, 25 साल की उम्र मुबारक में आप हज़रत खदीजा, जिन्होंने शोहरत सुनी कि ये बहुत अच्छे ताजिर हैं, तो कहा हमारा माल जाए। नफीसा ने आकर कहा मेरी मालकिन कहती हैं इस दफ़ा आप हमारा माल लेकर जाएं। आपने फरमाया ठीक है, लेकर गए। साथ मैसरा गया है गुलाम, वापस आए हैं, पूछा है मैसरा कैसा पाया? कहने लगे ये अजीब ताजिर है, लोग अपना माल नक्स वाला छुपा के बेचते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ है। कहने लगे इनके माल में कोई नक्स होता था तो पहले खरीदार को बताते थे कि इस माल में ये नक्स है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मुनाफा पहले से ज्यादा हुआ है। सुभान अल्लाह। अब आपने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है, ये रवैया है, ये किरदार है कि एक सादिक और अमीन तो आप तब भी हैं। जी हाँ, एक लोग हर बात पे आपकी यकीन करने के लिए तैयार है, वो लोग जिनका आपसे किरदार बिल्कुल ऑपोजिट है। अब आप देखिए, हम में से कोई खड़ा होकर लोगों से कहे कि मेरे बारे में राय दो, तो आधे सीधा लोग मुंह मोड़कर चले जाएंगे या हंस पड़ेंगे या हंस पड़ेंगे। अब देखिए कि कोहे सफा पर आप अकेले खड़े हुए हैं और आपने वो आवाज़ दी है जो इमरजेंसी कॉल थी अरबों के यहाँ, जिसका कल्चर था,
तो आपने वो आवाज़ दी है, तो मक्का वालों ने सुनी आवाज़, तो फ़ौरन सारे लोग भाग कर आ गए हैं कि इमरजेंसी कॉल है, अल्लाह खैर करे। तो जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर खड़े हैं। लोग हैरान हुए। अब आपने पहले वो बात नहीं की जिसको करने के लिए आप खड़े हैं, पहले आपने अपने किरदार की शहादत ली है। फरमाया, कुतुब सीयर में मौजूद है, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पहाड़ के दूसरी तरफ जहाँ तुम नहीं देख सकते मैं देख सकता हूँ, वहाँ पर एक लश्कर जर्रार तुम पर हमला आवर होने के लिए तैयार है, तो तुम मेरी बात का एतबार करोगे? अल्लाह। अब लोगों ने जवाब क्या दिया है, बस ये बात समझने वाली है। उन्होंने कहा कि हाँ, आप सादिक और अमीन हैं, आपकी ज़ुबान अक़दस से कभी हमने झूठ सुना ही नहीं है। तो फरमाया, तो फिर या युन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। ये है आगाज़, जब आपसे कहा गया कि लोगों को खुलकर पैगाम दीजिए। अब मैं कोई दूसरा फ़र्द अगर ये लोगों से कहे, मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेरा किरदार कैसा है, तो वही बात आप वाली, लोग हंस के मुंह फेर लेंगे कि लो इसको क्या हो गया। ये है पूछ भी किरदार। क्यों रहा है। और बात ये है कि हम इसलिए भी नहीं पूछते क्योंकि जी। हमें खौफ होता है कि अगला हाँ। हमें आईना दिखा देगा। जी हाँ। तो पहले अपनी सलाह इतनी कर ले और अपने आप को एक इतना अच्छा और मुकम्मल इंसान बना दे। जी। रोल मॉडल आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन, इस पूरी कायनात का सबसे बेहतरीन है। 43 साल गुजार कर आप ये शहादत मांग रहे उस मुआशरे में, 43 ईयर्स। और बात यह कि जब हुस्न अखलाक की बात होती है जी तो एक ही नाम जहन में आता है, जी हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। तो इसी दुआ के साथ कि हमारी आज की इस नशिस्त को हमारा रब कबूल करे, आमीन। हमारे व्यूअर्स जो अल्लाहुम्मा हैं आमीन। उनको कुछ सीखने का मौका मिला हो। व्यूअर्स, ये सारी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम इनका कोई फ़ायदा नहीं उठाते। हम हर वक्त चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं फ़ायदा, इस गुफ्तगू से फ़ायदा उठाएं ताकि ज़िंदगी और आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाएं। आमीन। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमारे ख़ानदानों को, आमीन। आज का शो कंक्लूड करना है, कंक्लूड करेंगे अपने प्यारे भाइयों के साथ। जी। ऐ ख़त्म रुसुल मक्की मदनी, ऐ ख़त्म रुसुल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्म रुसुल, ऐ ख़त्म रुसुल मक्की मदनी, ऐ ख़त्म रुसुल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। है नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, है नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। है तुम्हें रुसुल, ओ साफ तो सबने पाए हैं, ओ साफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। है ख़त्म रुसुल, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला या मुस्तफा। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो, तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो। ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन
सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं है। खत्मे रसूल खैरात मोहम्मद से पाकर जिस नाज से कहते हैं मंगते, खैरात मोहम्मद से पाकर जिस नाज से कहते हैं मंगते, दुखियों पे करम करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। खत्मे रसूल मक्की मदनी है, खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं